हेलो स्टूडेंट्स। जियोइड कॉन्सेप्ट के आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 6 आवर कंट्री इंडिया पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है जहां हम सिर्फ मैप पर खींची गई रेखाओं को रटेंगे। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन सिर्फ क्या और कहां का जवाब देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहाड़, नदियां और पठार ये सब मिलकर किसी देश की संस्कृति, वहां के समय और लोगों की जिंदगी को कैसे शेप करते हैं। हाँ, और मतलब इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए ना जरा एक पल के लिए एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ही देश है और उसके भीतर दो लोग मौजूद हैं। एक इंसान ऊंचे हरे भरे पहाड़ों के बीच एक शानदार सनराइज देखते हुए अपनी सुबह की चाय पी रहा है। और ठीक उसी वक्त उसी देश के दूसरे कोने में कोई दूसरा व्यक्ति कड़ाके की ठंड वाले एक एकदम सूखे रेगिस्तान में घुप अंधेरे के बीच गहरी नींद में सो रहा है। राइट। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है, फिर भी जब वो अपनी घड़ियां देखते हैं तो उनमें बिल्कुल एक ही टाइम हो रहा होता है। Exactly. मतलब ये सुनने में किसी भ्रम या किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है ना? कोई एक देश अपने भीतर इतने सारे कॉन्ट्रास्ट कैसे समेट सकता है? Exactly. और ये विरोधाभासी दरअसल इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हम इन सोर्सेस को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि हम सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक मिनी वर्ल्ड यानी एक लघु विश्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनी वर्ल्ड एकदम सही शब्द है, क्योंकि आमतौर पर मतलब दिमाग में किसी देश की एक बहुत ही प्लेन सी पिक्चर होती है। अगर कोई देश रेगिस्तानी है तो हमें लगता है कि वहाँ सिर्फ रेत होगी, अगर पहाड़ी है तो सिर्फ पहाड़ होंगे। सही बात है। लेकिन यहाँ भारत में उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, पश्चिम में तपता हुआ थार रेगिस्तान है, मध्य में अत्यंत प्राचीन और कठोर पठार हैं और दक्षिण में मीलों लंबे समुद्र तट हैं। तो असली सवाल ये है कि इतनी भयंकर भौगोलिक विविधता होने के बावजूद ये अलग-अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? और इसी कैसे का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्केल यानी इसकी विशालता को समझना होगा। क्योंकि जब कोई जमीन इतनी बड़ी होती है ना, तभी वो इस लेवल की डाइवर्सिटी को जन्म दे सकती है। अगर हम सोर्सेस के डेटा पर नजर डालें तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओह वाह, 3.28 मिलियन। हाँ, और उत्तर में लद्दाख की ठंडी वादियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के समुद्र तक ये जो नॉर्थ साउथ की दूरी है, ये लगभग 3200 किलोमीटर की है। और हम सब जानते हैं कि 2011 के आंकड़ों के मुताबिक 120 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ ये चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बिल्कुल। लेकिन इन सब विशाल आंकड़ों से परे जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश के लगभग 20 से होकर गुजरती है, जो इसके क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करती है। लेकिन जो ईस्ट वेस्ट का लॉन्गिट्यूड है ना, वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ई से 97 डिग्री 25 मिनट्स ई के बीच फैला है। लगभग 29 डिग्री का फैलाव। जब मैंने इसका गणित लगाया तो ये सच में किसी टाइम ट्रैवल जैसा फील हुआ। हाँ, और इस गणित के पीछे का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। मतलब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में सूर्य की रोशनी को 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा। तो अगर हम इस 29 डिग्री के फैलाव को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो ये 116 मिनट बन जाता है, यानी लगभग 2 घंटे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात की तुलना में पूरे 2 घंटे पहले उगाता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन है। अगर नेचर के हिसाब से सूरज के उगने और डूबने में सच में 2 घंटे का डिफरेंस है, तो पूरे देश में एक ही टाइम क्यों थोपा गया है? मतलब अमेरिका या रूस जैसे बड़े देशों को देखें तो वहाँ अलग अलग टाइम जोन होते हैं। वहाँ के लोग अपने सूरज के हिसाब से अपनी घड़ियां सेट करते हैं। क्या हमारे लिए भी ऐसा करना ज्यादा लॉजिकल नहीं होता? सतह से देखने पर अलग अलग टाइम जोन्स तार्किक लग सकते हैं, लेकिन जरा इसे एक नव स्वतंत्र घनी आबादी वाले और बहुत तेजी से डेवलप कर रहे देश के नजरिए से देखिए। अगर हर राज्य का अपना अलग टाइम होता तो रेलवे का पूरा नेटवर्क, जो कि देश की लाइफलाइन है, वो भयानक कंफ्यूजन का शिकार हो जाता। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। स्टेशंस पर टाइम को लेकर लगातार एक अफरा तफरी मची हुई है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा और नेशनल यूनिटी को भौगोलिक वास्तविकता से ऊपर रखा गया। बिल्कुल। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं
कि 82 डिग्री 30 मिनट ई लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मानक यामयोत्तर के रूप में चुनना एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला था। इतनी विविधताओं वाले देश को एक धागे में पिरोने का प्रयास, ये सिर्फ घड़ियों को मिलाने की बात नहीं थी, ये एक राष्ट्र के रूप में साथ चलने का प्रतीक था। ये सच में बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ। अब 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर की ये विशाल जमीन हवा में तो तैर नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी जगह स्वाभाविक रूप से दुनिया के अन्य हिस्सों से टच करेगी, है ना? इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसे बाकी दुनिया के साथ जोड़ते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि 7 देश भारत के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। हाँ, और अगर हम साउथ में देखें तो समुद्र के पार हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। और श्रीलंका को तो पाल्क स्ट्रेट यानी पाक जल संधि भारत से अलग करती है। राइट। लेकिन इन बाहरी बॉर्डर्स के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है देश के भीतर का पॉलिटिकल सेटअप। आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। और यहीं पर एक और बड़ा पेंच है। इन सोर्सेज में साफ लिखा है कि राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब एक तरफ तो हम पूरे देश को एक धागे में पिरोने के लिए एक ही टाइम जोन लागू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एडमिनिस्ट्रेशन को सदियों पुरानी भाषाओं के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से एक बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है? मेरा मतलब है सिर्फ जमीन को सीधे सीधे क्यों नहीं बांट दिया गया, क्योंकि अगर किसी नक्शे पर सिर्फ अपनी मर्जी से सीधी लाइनें खींच दी जाती तो वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फेलियर होती। भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा दरअसल एक बहुत ही कमाल की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। वो कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होती। भाषा के साथ वहाँ का खाना, वहाँ के कपड़े, वहाँ के फेस्टिवल्स और पूरी लाइफस्टाइल जुड़ी होती है। मतलब एक तमिल बोलने वाले रीजन और एक बांग्ला बोलने वाले रीजन की जरूरतें और कल्चरल आइडेंटिटी पूरी तरह से अलग है। एग्जैक्टली। और इन गहरी कल्चरल और भाषाई हकीकतों को एक्सेप्ट करके ही एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया जा सकता था। ये डाइवर्सिटी को इग्नोर करने के बजाय उसे एक बड़े नेशनल फ्रेमवर्क के भीतर जगह देने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। ये स्टेट बॉर्डर्स सिर्फ कागज पर खींची गई कोई बेजान लाइनें नहीं है, बल्कि ये जीवित सांस्कृतिक क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत थॉट है कि पॉलिटिकल मैप्स दरअसल संस्कृतियों के मैप्स होते हैं। चलिए अब इन पॉलिटिकल बाउंड्री से थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन फिजिकल बाउंड्रीज की बात करते हैं जो खुद नेचर ने गढ़ी हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर के उन शिखरों से जो किसी भी मैप पर सबसे पहले नजर आते हैं। हिमालयस। हाँ, हिमालय। हिम यानी बर्फ और आले यानी घर, बर्फ का घर। और ये नाम इसके रूप को बहुत परफेक्शन के साथ बयां करता है। ये एक विशाल पर्वत तंत्र है जो मेनली 3 पैरेलल रेंजेस में बटा है। सबसे नॉर्थ में है ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटियां मौजूद हैं। राइट, वो चोटियां जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। फिर उसके साउथ में उतरे तो मिडिल हिमालयाज या हिमाचल आता है, जहां हम वो सारे मशहूर हिल स्टेशन देखते हैं जहां टूरिस्ट जाते हैं। और सबसे आखिर में और भी साउथ की ओर शिवालिक रेंज है। के आंकड़े देखती हूँ तो एक बहुत अजीब बात नजर आती है। लोग पहाड़ों में रहना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। 120 करोड़ से अधिक की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ों के ठीक नीचे फैले हुए एकदम फ्लैट उत्तरी मैदानों यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में बसता है। ऐसा क्यों है? मतलब सिर्फ जमीन समतल होना ही इतनी बड़ी आबादी को अट्रैक्ट करने के लिए काफी तो नहीं है? नहीं, सिर्फ समतल होना काफी नहीं है। इसके पीछे पूरा एक जियोलॉजिकल साइंस काम कर रहा है। असल में पहाड़ केवल बर्फ के घर नहीं है, वे विशाल वाटर टावर्स हैं। वाटर टावर्स? हाँ। जब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी हजारों ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां इन पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो वे सिर्फ पानी लेकर नहीं आती, वे पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को लगातार काटती और पीसती रहती हैं। ओह, मतलब वे एक विशाल नेचुरल ग्राइंडर की तरह काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। सदियों तक पत्थरों के इस तरह घिसने से एक बेहद बारीक गाद जैसी मिट्टी बनती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। जब ये नदियां पहाड़ों से उतरकर फ्लैट जमीन पर पहुंचती हैं तो पानी की स्पीड कम हो जाती है और ये सारी उपजाऊ मिट्टी इन मैदानों में बिछने लगती है। और यही एल्यूवियल मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक होती है ना? बिल्कुल। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में इतनी आबादी क्यों है।
मानव सभ्यता हमेशा वहीं पनपती है जहां जमीन आसानी से बड़े पैमाने पर खेती करने दे सके। पहाड़ों ने पानी दिया, नदियों ने पत्थरों को पीसकर फर्टाइल मिट्टी बनाई और इस तरह इन मैदानों ने देश का पेट भरने की जिम्मेदारी ले ली। ये तो पूरा एक लाइफ साइकिल है। और इस लाइफ साइकिल की सबसे बड़ी खूबी इसका भूभाग है। क्योंकि जमीन समतल है, इसलिए यहाँ घर बनाना, रेलवे ट्रैक बिछाना और सिंचाई के लिए नहरें निकालना पहाड़ों के मुकाबले बहुत आसान होता है। यही कारण है कि ये रीजन इतनी भारी आबादी का भार उठा पाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, भूगोल कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही हम इन हरे भरे फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स से वेस्ट और साउथ की तरफ मुड़ते हैं, ये पूरा लाइफ साइकिल एकदम से टूटता हुआ फील होता है। वेस्ट में अचानक ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार रेगिस्तान आ जाता है। बिल्कुल। जहां नदियों की भरमार थी, वहां पानी की एक एक बूंद कीमती हो जाती है। ये इलाका बहुत ही सूखा, गर्म और रेतीला है, जहां बारिश बहुत कम होती है और सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले ही टीले दिखते हैं। और सिर्फ रेगिस्तानी नहीं, अगर आप उत्तरी मैदानों के ठीक साउथ में जाएं, तो वहां एक विशाल त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर आकार का पेनिनसुलर प्लेटू है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, राइट। हाँ, और नॉर्दर्न प्लेन्स की फ्लैट और नरम जमीन के एकदम उलट इस पठार की सतह बेहद असमान, ऊबड़-खाबड़ और चट्टानी है। यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक मानी जाती हैं। सोर्सेज में ये भी जिक्र है कि अरावली के अलावा यहाँ विंध्य और सतपुड़ा जैसी महत्वपूर्ण पहाड़ियां भी हैं, और इन्हीं रेंजेस से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, जो वेस्ट की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पठारी परिदृश्य को देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है। जी। एक तरफ वो मैदान है जो पूरे देश के लिए अन्न उगाते हैं, तो दूसरी तरफ इस कठोर, चट्टानी और असमान पठार का क्या रोल है? अगर यहाँ उस लेवल की फार्मिंग नहीं हो सकती, तो देश के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यही तो इस भूगोल का सबसे शानदार बैलेंस है। जो जमीन खेती के लिए नरम मिट्टी नहीं दे रही, वो असल में अपने अंदर कुछ बहुत बड़ा छिपाए हुए हैं। ये पेनिनसुला प्लाटू इंडिया का सबसे पुराना और स्टेबल लैंडमास है। अच्छा। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना है। लाखों सालों की जियोलॉजिकल उथल-पुथल के कारण इस इलाके में कोयला और आयरन ओर यानी लौह अयस्क जैसे मिनरल्स का अथाह भंडार मौजूद है। ओह, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि नॉर्दर्न प्लेन्स अगर देश का पेट भरते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय पठार देश की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोहा देता है। फार्मिंग और इंडस्ट्री का ये ज्योग्राफिकल बंटवारा कितना सटीक है ना? और इस पठार की बनावट भी अपने आप में बड़ी अनोखी है। अगर आप इसके बॉर्डर्स को देखें, तो वेस्ट में वेस्टर्न घाट हैं, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। ये लगभग एक समान और कंटिन्यूअस रेंज है। लेकिन ईस्ट की तरफ जो ईस्टर्न घाट हैं, वे जगह जगह से टूटे हुए और अनइवन हैं। ईस्टर्न घाट टूटे हुए क्यों है? मतलब क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है? इसका कारण वही नदियां हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियां ईस्ट की ओर बहती हैं, और लाखों सालों से ये नदियां पूरे फोर्स से बहते हुए इन पूर्वी घाटों को काट रही हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना रास्ता बना रही हैं। इसी लगातार कटाव के कारण ईस्टर्न घाट बीच बीच में से टूट गए हैं। जबकि ईस्टर्न घाट के ईस्ट में काफी चौड़े हैं। राइट। और यही नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। और जब नदियां इतने लंबे सफर के बाद समुद्र के पास पहुंचती हैं, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। वे अपने साथ जो भी फर्टाइल मिट्टी या गाद लाती हैं, उसे समुद्र में गिरने से पहले तट पर ही जमा करने लगती हैं। पानी अलग अलग धारों में बढ़ जाता है और इसी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को डेल्टा कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा तो सबसे खास है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ये केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जहां लाइफ एक अलग ही फॉर्म में पनपती है। बिल्कुल। लेकिन जमीन और पानी के मिलन की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेनलैंड से दूर समुद्र के बीच में भी जीवन है, हमारे आइलैंड्स। हाँ, इंडिया के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। अरब सागर में केरल के तट से दूर लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। और लक्षद्वीप को लेकर इन सोर्सेज में एक बहुत ही खास टर्म का इस्तेमाल किया गया है, कोरल आइलैंड्स यानी प्रवाल द्वीप। वेट, प्रवाल द्वीप? जब हम आइलैंड सुनते हैं
तो दिमाग में समुद्र के बीच उभरा हुआ कोई पहाड़ या वोल्केनो आता है। ये कोरल आइलैंड्स इससे कैसे अलग होते हैं? यही तो अमेजिंग है। कोरल इस बात का जीता जागता सबूत है कि ज्योग्राफी का निर्माण केवल पत्थरों और टेक्टोनिक प्लेट से नहीं होता। इसे छोटे छोटे जीव भी बना सकते हैं। जीव? हाँ, प्रवाल दरअसल पॉलिप्स नाम के अत्यंत छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं, स्केलेटन्स। कंकाल? मतलब लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स जहां आज लोग रहते हैं, वो जीवों के कंकालों से बने हैं? ये तो सच में अनबिलीवेबल है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे लाखों माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्ट्स समुद्र के अंदर कोई स्काईस्क्रेपर बना रहे हों। ये पॉलिप्स समुद्र के बेस में पनपते हैं। जब वे मर जाते हैं तो उनके कठोर कंकाल वहीं रह जाते हैं। फिर उनके ऊपर नए पॉलिप्स उगते हैं। वे भी अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके मर जाते हैं और उनके कंकाल पहली लेयर के ऊपर जमा हो जाते हैं। और ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहता है। मतलब परत दर परत ये कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं, जब तक कि वे समुद्र की सतह से बाहर आकर एक सॉलिड आइलैंड का रूप नहीं ले लेते। ये इन्फॉर्मेशन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लाखों पीढ़ियों के सूक्ष्म जीवों की मेहनत का नतीजा। यही तो भूगोल का सबसे बड़ा मैजिक है। ये सारे लैंडस्केप्स, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों, फर्टाइल नदियां हों, मिनरल से भरा पठार हो या कंकालों से बने आइलैंड्स हो, ये सब एक ही पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल यूनिट यानी इंडिया के हिस्से हैं। इन सोर्सेज की शुरुआत से लेकर अब तक की चर्चा को अगर हम समराइज करें तो ये बात बहुत गहराई से समझ आती है कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता महज कोई स्लोगन नहीं है, ये एक जमीनी हकीकत है। बिल्कुल सही कहा। भाषा, खाना और कपड़े भले ही इन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग हों, लेकिन फिर भी एक बहुत गहरा कनेक्शन है। नॉर्दर्न प्लेन्स का अन्न पठार के लोगों तक पहुंचता है और पठार का कोयला पूरे देश को रोशन करता है। हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन इस चर्चा को वाइंड अप करने से पहले ना एक और बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर ज्योग्राफी को एक बहुत ही स्टैटिक चीज मान लेते हैं। स्टैटिक? मतलब फिक्स्ड। हाँ। हम सोचते हैं कि पहाड़ जहां आज हैं वो हमेशा रहेंगे, नदियां जिस रास्ते से बह रही हैं वे हमेशा उसी रास्ते बहेंगे। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए सोर्सेस के एकदम एंड में साल 2004 की सुनामी का जिक्र किया गया है। सुनामी यानी समुद्र के तल पर आने वाले अर्थक्वेक के कारण पैदा होने वाली विशाल और डिस्ट्रक्टिव लहरें। एग्जैक्टली। 2004 की उस सुनामी ने एक झटके में साबित कर दिया था कि हमारी पृथ्वी शांत नहीं है, ये लगातार बदल रही है। सतह के नीचे जो हलचल होती है वो कुछ ही सेकंड्स में तटीय मैदानों और आइलैंड्स का पूरा मैप बदल सकती है। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत ही एक्टिव और पावरफुल परिदृश्य के बीच रहते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां हमें अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। चाहे वो लाखों साल लगाकर कंकालों से आइलैंड बनाने वाले पॉलिप्स हों, पहाड़ों को काट कर मिट्टी बनाने वाली नदियां हों, या एक पल में सब कुछ बदल देने वाली सुनामी हो। ये धरती एक जीती जागती मशीन है। ये लगातार खुद को तोड़ रही है और फिर से बना रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब हम किसी मैप को देखें तो क्या वो सिर्फ कागज पर छपी कुछ बेजान लाइनें होंगी या एक सांस लेता हुआ लगातार धड़कता हुआ लैंडस्केप। ये सच में एक ऐसा थॉट है जो भूगोल को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सिर्फ जमीन की स्टडी नहीं है, ये उस जमीन की कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। थैंक्स फॉर लर्निंग विद जॉइट कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।